अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू साइक स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे कोर्स कोड PSY 404 का लेसन नंबर 3 दैट इज डायग्नोसिस। टॉपिक नंबर 9 to 14 इसमें कवर करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि डायग्नोसिस क्या होता है। टू डिटरमाइन दैट अ पर्सनस प्रॉब्लम्स, पर्सन के उस प्रॉब्लम को जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है उसे डिटरमाइन करना और देखना कि किस किस्म का जो डिसऑर्डर्स है या सिंड्रोम है जो उस पेशेंट को हो रहा है। और इसको हम किस तरह करते हैं कि जो क्लिनिशियन होता है वो कोशिश करता है इस डायग्नोस को चेक करने के इनफॉर्मल फॉर्मल क्लिनिकल पिक्चर्स की बेस्ड पर वो इस डायग्नोसिस को एक्सप्लोर करता है, इसको चेक करता है। आगे उन्होंने कहा है कि द डायग्नोसिस ऑफ द डिसऑर्डर इज बेस्ड ऑन, ये किस चीज पर बेस्ड करते हैं? इनफॉर्मल असेसमेंट, फॉर्मल असेसमेंट, DSM-5, ICD-10 क्राइटेरिया फॉर अ स्पेसिफिक डिसऑर्डर। DSM-5 और ICD-10 क्या होता है ये हम आगे पढ़ते हैं। हम देखेंगे डायग्नोसिस प्रोसेस को। डायग्नोसिस प्रोसेस में उन्होंने कहा कि क्लिनिशियंस फॉलो अ प्रोसेस विच कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहले क्या करता है? क्लिनिकल इंटरव्यू, जिसके अंदर पेशेंट का जो कि क्लाइंट है उसका और क्लिनिशियन जो डॉक्टर है, जो साइकोलॉजिस्ट है, जो साइकाट्रिस्ट है, आपस में इंटरव्यू करते हैं। सब्जेक्टिव रेटिंग के इसके अंदर क्या होता है कि उस पर्सन जो होता है, जो भी सब्जेक्ट होता है, ये पर्सन होता है, उसकी सब्जेक्टिव रेटिंग को देखने के लिए, या मतलब कि जो सब्जेक्टिव रिएक्शन जो होता है, उसकी ओपिनियन, उसकी फीलिंग्स, उसके डिजायर्स और प्रायोरिटीज को जाना जाता है, उनको रेट किया जाता है। preparing baseline, it is a process of obtaining information about a participant status। participant status मतलब कि जो client है, जो patient है, उसके स्टेटस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है उसकी फैमिली से या किसी से भी जो उससे रिलेट करता हो, जो कि उसकी एबिलिटी लेवल के बारे में होती है, साइकोलॉजिकल वेलबींग के बारे में होती है। बिहेवियरल असेसमेंट, बिहेवियरल असेसमेंट इज अ मेथड यूज्ड इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी। बिहेवियरल असेसमेंट उन्होंने कहा कि ऐसा मेथड है जो कि साइकोलॉजी की फील्ड में इस्तेमाल होता है। जो भी पेशेंट है, जो भी क्लाइंट होता है, उसका बिहेवियर को प्रिडिक्ट करने के लिए, ऑब्जर्व करने के लिए। फॉर्मल असेसमेंट यूजिंग साइकोलॉजिकल टेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट टू असेस ट्रू नेचर ऑफ क्लाइंट्स पैथोलॉजी। क्लाइंट्स पैथोलॉजी की ट्रू नेचर को असेस करने के लिए इस टेस्ट को इस्तेमाल किया जाता है, जिसे साइकोलॉजिकल टेस्ट कहा जाता है। Consulting DSM-5 ICD-10 manuals to detailed classification system for mental disorders with detailed criteria of these disorders। इसे हम डिटेल से पढ़ते हैं, आगे जाके फिर आपको समझ आएगा। द प्रोगोन क्या लिखा हुआ है? द प्रोग्नोसिस ऑन द बेसिस ऑफ डायग्नोसिस। प्रोग्नोसिस इज प्रिडिक्टिंग आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रीटमेंट। किसी भी पर्टिकुलर ट्रीटमेंट की आउटकम को जानने के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं उसको प्रोग्नोसिस कहा जाता है। टॉपिक 10 में अब हम असेसमेंट के बारे में देखेंगे। असेसमेंट इज अ कलेक्टिंग रिलेटिव इंफॉर्मेशन टू कंक्लूड। असेसमेंट में क्या होता है कि हम जो इंफॉर्मेशन, हमने रेलिवेंट इंफॉर्मेशन इकट्ठी की होती है उसको कंक्लूड करते हैं, और ये मेन टूल होता है डायग्नोसिस के तक रीच करने का। और इट इज आल्सो यूज टू इवेल्युएट द आउटकम ऑफ ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट की आउटकम को एवेल्युएट करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। और क्लिनिकल असेसमेंट टूल्स जो हैं वो 3 कैटेगरीज में फॉल करते हैं: बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, क्लिनिकल केस हिस्ट्री, इंटरव्यूज, साइकोलॉजिकल टेस्ट। क्लिनिकल इंटरव्यूज के बारे में हम पहले भी पीछे भी पढ़ के आए हैं, किसमें क्या होता है कि क्लाइंट रिपोर्ट्स द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, मतलब जो भी साइकोलॉजिस्ट या मेंटल मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल जो होता है उसका फर्स्ट जो है अप्रोच क्या होती है जब वो क्लाइंट के साथ करता है? इंटरव्यू होती है। इस इंटरव्यू के अंदर इससे क्यों इस्तेमाल किया जाता है? इस इंटरव्यू में क्या होता है कि आप डिटेल्ड इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं उस क्लाइंट के बारे में, स्पेशली पर्सनल, उसकी पर्सनल हिस्ट्री, हिस्ट्री ऑफ डिसऑर्डर्स, मतलब क्लाइंट का क्या उसकी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन लेते हैं कि उसको आखिर ये प्रॉब्लम इनिशिएट कैसे हुआ, कैसे स्टार्ट हुआ, और उसका प्रॉब्लम किस नेचर का है, उसके प्रॉब्लम की क्या नेचर है। ये इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने के लिए आप इंटरव्यू करते हैं। अच्छा, उसके बाद कहाँ गया? उन्होंने कहा है कि इसके अंदर क्या होता है कि जो इंटरव्यूअर होता है वो किसी भी टॉपिक पे डिस्कस कर सकता है, किसी भी, मतलब या तो उस क्लाइंट की चाइल्डहुड हिस्ट्री जान सकता है, उसकी अडल्ट हिस्ट्री, कोई भी उसकी पर्सनालिटी को जज करने के लिए उसके लाइफ के किसी भी पार्ट को डिस्कस कर सकता है, ताकि वो ये जज कर सके कि उसका प्रॉब्लम कब और कैसे और किस नेचर का है और कब स्टार्ट हुआ। उन्होंने कहा कि जो इंटरव्यूज होते हैं वो स्ट्रक्चर्ड होते हैं या अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। अब स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड भी हम पढ़ते हैं। उसके बाद देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ क्लिनिकल इंटरव्यूज। क्लिनिकल इंटरव्यूज की कुछ लिमिटेशंस के बारे में बात की है, जिसके अंदर लैक वैलिडिटी एंड एक्यूरेसी।
कि इतना एक्यूरेट नहीं होता, आप इसे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते? कि उन्होंने कहा कि पर्टिकुलर अनस्ट्रक्चर्ड वंस में लैक रियलाबिलिटी बिकॉज देयर आर नो सर्टेन काइंड्स ऑफ क्वेश्चन, कि क्योंकि इसके अंदर आप कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन नहीं बना के रखते, आप अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन करते हैं, तो आप उस इंटरव्यू की एक्यूरेसी और उसके वैलिड वो इंटरव्यू नहीं रहता। इंडिविजुअल्स में भी इंटेंशनली मिसलीडिंग, और उन्होंने कहा है कि जो इंडिविजुअल है, मतलब जो क्लाइंट है, जो पेशेंट है, वो आपको मिसलीड भी कर सकता है। आप मतलब अगर आप उससे कोई क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको उनके गलत जवाब भी दे सकता है। तो इसके लिए जो इंटरव्यूअर है वो इतना एक्सपर्ट होना चाहिए अपनी फील्ड में कि उसके इंटरव्यू की हिस्ट्री, केस हिस्ट्री को जान सके। आगे इंटरव्यूज में बी बाइस्ड ऑन मे मेक मिस्टेक इन जजमेंट। अब उन्होंने कहा कि जो इंटरव्यूअर होते हैं, जो मतलब के क्लिनिशियन होते हैं, हो सकता है उनसे भी जज करने में कहीं गलती हो जाए, या वो बाइस्ड हो जाए किसी रेस या मतलब के रिलीजन ग्रुप में, ठीक है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, आप अनबाइस्ड रह के उसको जज करें, अगले बंदे को जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं। टॉपिक 11 है मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन। मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन, MSE स्टैंड फॉर मेंटल स्टेटस एग्जाम, MCQs में आ सकता है। एक साइकोलॉजिकल इक्विवेलेंट है कोई भी फिजिकल एग्जाम का, जो कि डिस्क्राइब करता है मेंटल स्टेट को और पर्सन के बिहेवियर को। इसकी कुछ जनरल अपीयरेंस बताई हुई है, मैं आपको थोड़ा, ये हम शार्ट ही पढ़ेंगे, लेक्चर बहुत लेंथी है लेकिन इजी बहुत है। अगर आप इसकी लाइन भी पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि बात क्या हो रही है, ठीक है। इसलिए मैं आपको शार्ट शार्ट बता देती हूँ। इसमें बात ये हो रही है कि जो भी क्लाइंट आपके पास आ रहा है, ठीक है, तो उसको आप किन किन हवालों से जज करते हैं? उसकी जनरल अपीयरेंस, ठीक है, उसकी जनरल अपीयरेंस में आप देखते हैं कि मतलब कि उसका बॉडी बिल्ड कैसा है, क्लॉथिंग कैसी है, मतलब इन चीजों से भी आप उसको जज कर सकते हैं ना। कि अगर एक इंसान स्ट्रेस में है तो वो वेल ड्रेस नहीं होगा, वो अपनी केयर नहीं करता होगा, तो इस तरह जनरल अपीयरेंस भी बहुत मैटर करती है। उसके बाद सेकंड है, ऊपर चला गए थे, हाँ, जनरल अपीयरेंस में ही हाइजीन और अडोर आ रहा है, फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं। साइकोमोटर बिहेवियर, ठीक है, इनके आगे मैंने ट्रांसलेट करके ने लिखा भी हुआ है कि मतलब ये सॉरी जहनी अमल लिखा हुआ है, जहनी अमल की पैदा की हुई हरकत से मुतलिक, मतलब साइकोमोटर बिहेवियर के आपके चाल चलन का अंदाज कैसा है, ठीक है, आप किस तरह हैंडशेक कर रहे हैं, आपके अबनॉर्मल मूवमेंट्स कैसी हैं, और ये चीजें जो है ये हमारे जहन से ही पैदा होती है ना। हमारा अगर मेंटली हम बिल्कुल फ्रेश होंगे तो हम किसी और तरह परफॉर्म करेंगे। अगर हम मेंटली ही डिप्रेस्ड हैं तो हमारा जो भी तरीका है, जो भी हमारे साइकोमोटर बिहेवियर हैं, उनको हम डिफरेंट तरीके से परफॉर्म करेंगे। स्पीच के रेट ऑफ स्पीच, इंटेंसिटी ऑफ लेवल, मतलब रेट ऑफ स्पीच के आप कितना, वो जो भी आपका क्वेश्चन क्लाइंट है उससे जो आप क्वेश्चन कर रहे हैं, वो आपको किस तरह जवाब दे रहा है, तेजी से बोल रहा है या उसका रेट ऑफ स्पीच क्या है, ठीक है, कम बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है, इंटेंसिटी ऑफ लेवल कितनी ऊंचा बोल रहा है, कितना कम बोल रहा है, क्वांटिटी, मूड एंड इफेक्ट अफेक्ट, इसके अंदर मजाज आप उसका नोट करते हैं, उसके एटीट्यूड के बारे में, उसकी जो है वो स्पेसिफिक मूड और फीलिंग्स को ऑब्जर्व करते हैं, उसको रिपोर्ट करते हैं। कोग्निशन, कोग्निशन की बात हो रही है कि इसके अंदर हम मेमोरी और एब्स्ट्रक्शन को जज करते हैं, उसके अटेंशंस को जज करते हैं। उसके बाद थॉट पैटर्न में क्लैरिटी, रेलिवेंस, फ्लो, कंटेंट, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करते हैं। ओके, वो जो भी आपको जवाब दे रहा है तो उससे आप जज करते हैं कि ये बंदा कितना मतलब एक्टिव होके हमें जवाब दे रहा है, और जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्या उसी का हमें जवाब दे रहा है, या आप क्वेश्चन को और कर रहे हैं और आपको जवाब कोई और दे रहा है। टॉपिक 12 है फॉर्मल असेसमेंट। फार्मल असेसमेंट में बात हो रही है डिफरेंट, उन्होंने कहा कि डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर एडमिनिस्ट्रेड टू गेट इन ऑर्डर टू गेट इनसाइट दैट क्लाइंट हैज अ सर्टेन प्रॉब्लम और नॉट, व्हाट इज द प्रॉब्लम्स इंटेंसिटी। मतलब फार्मल असेसमेंट वो डिफरेंट स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट हैं जो हम कंडक्ट करते हैं अगले जो भी हमारा क्लाइंट है उसकी उसके प्रॉब्लम को जानने के लिए कि उसके प्रॉब्लम उससे प्रॉब्लम है भी या नहीं है जो वो बता रहा है, और उसके प्रॉब्लम की क्या इंटेंसिटी है। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ साइकोलॉजिकल टेस्ट, उन्होंने कहा है कि ये स्टैंडर्डाइज्ड भी होता है और एंड इट स्टैंडर्डाइज्ड होना चाहिए इसे, एंड इट शुड हैव क्लियर रेलेबिलिटी एंड वैलिड, रियल और वैलिड होना चाहिए जो भी आप साइकोलॉजिकल टेस्ट करते हैं। रेलेबिलिटी के मतलब जो भी आप ट्रस्ट वर्थी आर ऑफ परफॉर्मिंग कंसिस्टेंटली वेल, ठीक है, उसकी क्वालिटी बिल्कुल ठीक हो, वैलिड हो, लॉजिकली बिल्कुल वो जो टेस्ट आपने किए हैं लॉजिकली भी वो ठीक हो, और उसकी परफॉर्मेंस भी जो आपने उसमें दी है वो भी बेस्ट हो, फिर ही वो सही होगा ना। अगर आप टेस्ट में गलती कर देंगे तो आप जो भी क्लाइंट है उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से जज नहीं कर पाएंगे। प्रोसीजर
में उन्होंने फॉलोइंग स्टेप्स बताए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सबसे पहले, जिसके अंदर हम क्या होता है कि क्लाइंट को के टेस्ट को एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, जिसमें क्लाइंट्स फील्स इट इन, मतलब क्लाइंट को कुछ क्वेश्चन दिए जाते हैं कि आप उनका जवाब खुद लिखें, उसको एक टेस्ट बना के दिया जाता है। स्कोरिंग, फिर आप उसका जो भी नेक्स्ट क्या करते हैं, उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन टेस्ट होता है उसको स्कोर करते हैं, ठीक है, उसको चेक करते हैं कि उसने जो आपने उसे क्वेश्चन किए थे उसने उनका क्या जवाब दिया और कैसे जवाब दिया। इंटरप्रिटेशंस क्या होती है कि जो भी आपने उनके ऑब्टेन्ड स्कोर होते हैं उसको इंटरप्रेट करते हैं, उसकी क्वालिटी, उसको क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव इंटरप्रिटेशन करते हैं, ठीक है, क्वालिटिवली उसे देखते हैं और क्वांटिटेटिवली भी उसे चेक करते हैं आप। फिर आप जब उसका टेस्ट को चेक करते हैं तभी आप उसके माइंड को जज कर पाते हैं, उसके प्रॉब्लम को जज कर पाते हैं। कैटेगरीज ऑफ टेस्ट की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? सबसे पहले इंटेलिजेंस टेस्ट, आईक्यू टेस्ट भी किया जाता है। और आगे उन्होंने बताया हुआ कि इंटेलिजेंस टेस्ट कौन कौन से होते हैं। सैलसन इंटेलिजेंस टेस्ट, वेज विस्क इंटेलिजेंस टेस्ट, ये मैं इसकी शॉर्ट टर्म पढ़ रही हूँ, ठीक है, वेज और विस्क, और लास्ट पे स्टैनफोर्ड बाइनेट इंटेलिजेंस टेस्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट क्वेश्चंस के हवाले से भी और एमसीक्यूज के हवाले से भी। और लास्ट में उन्होंने कहा है कि जो मोस्ट कॉमनली यूज टेस्ट हैं वो वेस और विस्क हैं। आगे पर्सनैलिटी ऑफ टेस्टिंग क्या है? उन्होंने कहा टू कैटेगरीज ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट। सबसे पहले देख लेते हैं हम सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट। सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट में क्या होता है कि हम क्लाइंट की पर्सनैलिटी को जज करते हैं, ठीक है, उसके बिहेवियर को मैयर करते हैं, उसके एटीट्यूड को, उसके बिलीफ की, उसके अटेंशंस की एक रिपोर्ट तैयार करके उन्हें मैयर किया जाता है, उन्हें ऑब्जर्व किया जाता है। और इस टेस्ट में जो कॉमनली सेल्फ रिपोर्ट टेस्ट हैं जो कॉमनली यूज होते हैं वो बिग फाइव इन्वेंट्री, माइनसोटा, कैटल्स 16 पर्सनालिटी फैक्टर्स ऑफ टेस्ट, तो ये नाम लिखे हुए हैं। प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रोजेक्टिव टेस्ट में अब हम देखेंगे क्लाइंट्स प्रोजेक्ट हिज और हर इनर पर्सनालिटी, ठीक है, जो भी क्लाइंट होता है उसकी हम इनर पर्सनालिटी को जज करने की कोशिश करते हैं, जिसमें पर्सनालिटी टेस्ट आ जाते हैं हमारे पास रोशा इनक्यूबोट टेस्ट, थीमेटिक, चाइल्ड, हाउस ट्री पर्सन, रॉटर्स, इनकम्प्लीट सेंटेंस, ब्लैंक। उसके बाद टॉपिक 13 में न्यूरो साइकोलॉजिकल असेसमेंट की बात हो रही है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, हमने शुरू से हम पढ़ते आ रहे हैं कि ब्रेन और नर्व का आपस में बहुत गहरा ताल्लुक है, ठीक है, अगर आपके ब्रेन को कुछ होता है तो आपके नर्व को भी कोई ना कोई मसला जरूर होगा, अगर नर्व को है तो ब्रेन को भी जरूर होगा, ठीक है। और उसी से फिर आगे हमारा जो उनसे जो है हमारा बिहेवियर भी अफेक्ट करता है, इसलिए इसे न्यूरो साइकोलॉजिकल कहा गया है। और इसको मतलब, सॉरी मेरा थोड़ा सा गला खराब है, तो इसको अगर आप देख रहे हैं कि कोई ब्रेन का कोई मसला आ रहा है तो वो उस अगर कोई भी मतलब प्रॉब्लम है तो उससे आपने ये देखना है कि उसके ब्रेन को कोई इफेक्ट ना हो, उसके लिए एमआरआईज वगैरह करवानी पड़ती है, उसके लिए नीचे उन्हें डिफरेंट टेस्ट दिए हैं जो करवाए जाते हैं, जिसके अंदर उन्हें बेंटन, विस्कॉन्सिन टॉट स्कॉर्टिंग टेस्ट, WMS, ल्यूरिया, मेमोरी असेसमेंट स्केल्स, बेंडर विजुअल मोटर, स्ट्रूप टेस्ट, टावर टेस्ट, अजीब से इनके इनके नाम है, मैंने तो प्रोनाउंस कर दिए, आप लोगों को जैसे बेहतर लगे वैसे कर लीजिएगा। बेहतर नहीं मतलब सही आपने भी प्रोनाउंस करना है इन्हें। अगर जहां से आपको समझ नहीं आता आप गूगल पे जाके आप लोग भी BS बैचलर के स्टूडेंट हैं तो किसी को भी बच्चा बनने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों को कहीं भी किसी वर्ड का मीनिंग समझ नहीं आता तो बजाय ये कि आप उस वीडियो के नीचे जाकर कमेंट करें, ठीक है करें कमेंट, लेकिन पहले खुद के साथ ये कोशिश किया करें कि आप अगर खुद इस चीज को जान पाते हैं, ठीक है, पहले अपनी अपनी तरफ से एक स्ट्रगल किया करें, ये मेरी एडवाइस है आपको एक, ठीक है। गूगल पे जाएं, उसका मीनिंग अगर आप लिखेंगे ना तो आप यकीन करें उसकी डिटेल्स भी नीचे आपको मिल जाएंगे। अगर आप एक वर्ड लिखेंगे तो वो साथ आपको नीचे डिटेल से भी आपको वहां से भी समझ आ जाएगी। तो जो छोटी छोटी चीजें आपको प्रोनाउंस नहीं करनी आती या समझ नहीं आती तो वो पहले आप कोशिश किया करें कि आप खुद उन्हें जान सके। और उस अगर नहीं आपको समझ आती तो आपको कोई मना नहीं कर रहा, आप कमेंट बॉक्स में भी आके पूछ सकते हैं। स्पेसिफिक डिसऑर्डर रिलेटेड टेस्ट, देयर आर फ्यू टेस्ट विच हेल्प इन डायग्नोस्टिक असेसमेंट, जिसमें उन्होंने कहा है कि क्लाइंट की प्रॉब्लम्स की क्लियर पिक्चर जो है वो दिखाई जाती है। और यहाँ पे भी उन्होंने डिफरेंट टेस्ट बताए हुए हैं जो कि डिप्रेशन के लिए, एंग्जाइटी के लिए इस्तेमाल होते हैं। और OCD टेस्ट भी है नीचे, और पॉजिटिव एंड नेगेटिव सिम्टम्स टेस्ट भी है। बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा हमारा आज, मैं थोड़ा बोल भी आराम से रही हूँ तो जल्दी से हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। बिहेवियर ऑब्जर्वेशन के अंदर हम क्या करते हैं कि जो भी पर्सन का बिहेवियर है उसको वॉच करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं। और जो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर है ये जो नेचुरलिस्टिक होती है और सेल्फ मॉनिटरिंग होती है, ये MCQs में पूछा जा सकता है। क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन में हम सब्जेक्टिव रेटिंग्स ऑफ सिप को भी जो सिम्टम्स हैं उसकी सब्जेक्टिव रेटिंग्स को चेक करते हैं, ठीक है। मतलब बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन और क्लिनिकल ऑब्जर्वेशन इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। असेसमेंट रिपोर्ट में क्या होता है कि हम असेसमेंट रिपोर्ट के बारे में पहले भी पढ़ के आए कि ब्रीफली जो डिस्क्रिप्शन होती है हमारे जो रिजल्ट्स की, जो हम स्कोर
करते हैं उसके टेस्ट को, वो हम असेसमेंट इन्वेंटरी से हासिल करते हैं। और इस रिपोर्ट के अंदर क्या चीज़ें शामिल होती हैं? ब्रीफ हिस्ट्री, बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, टेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा। टॉपिक 14, व्हाट इज न्यू इन डीएसएम 5? अब पहले डीएसएम 4 था, अब डीएसएम 5 है। डीएसएम स्टैंड्स फॉर डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। तो अब उन्होंने कहा है कि डीएसएम 4 से डीएसएम 5 क्यों आया और डीएसएम 5 में क्या चेंजिंग्स आई हैं। तो डीएसएम 4 में क्या था और उससे क्या चेंजिंग्स हुई डीएसएम 5 में, ये हम स्टडी करेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि डीएसएम 5 है क्या। और ये पब्लिश करवाया गया अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन की तरफ से, 1962 में पब्लिश हुआ। और फिर 2013 में इसका नया वर्जन आया डीएसएम 5, और इसके अंदर 400 डिसऑर्डर्स हैं। इट हेल्प्स क्लिनिशियंस टू डिटरमाइन द सेवरिटी ऑफ अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम की सेवरिटी को भी आप इससे जान सकते हैं। अब डीएसएम 5 और आईसीडी में क्या डिफरेंस है? आईसीडी एक इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज है, लेटेस्ट वर्जन है, 10th वर्जन आया इसका आईसीडी का, और डीएसएम 5 का 5th वर्जन आया है। और डीएसएम 5 को एपीए ने पब्लिश किया था, आईसीडी को डब्ल्यूएचओ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया है। और व्हाट इज न्यू इन डीएसएम 5, यहाँ पे हम पढ़ते हैं जो मैं आपको ऊपर बता के आई हूँ कि पिछले वर्जन में क्या था और क्या चेंजिंग्स हुई नए वर्जन में। तो इसके डिसऑर्डर्स को आगे जो भी इसमें बताए जाएंगे उनको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में। और आपने पुराने पे फोकस नहीं करना, पुराने पे फोकस करने की हमें जरूरत नहीं है कि पिछले वर्जन में क्या था, हमने फोकस ये करना है कि डीएसएम 5 के अंदर क्या है, ठीक है। न्यू को देखेंगे और उस पर फोकस करेंगे। और ये आप लोग रीड करेंगे, आपको सारा समझ आ जाएगा। शॉर्ट सा मैं आपको बता देती हूँ कि डीएसएम 5 ये नॉन एक्सियल डॉक्यूमेंटेशन डायग्नोसिस तरफ से मूव किया गया। पहले नॉट अदरवाइज स्पेसिफाइड लैंग्वेज थी, जिसको एलिमिनेट किया गया और अनस्पेसिफाइड एंड अदर स्पेसिफाइड को यूज किया गया। जनरल मेडिकल कंडीशन से रिप्लेस करके से अनदर मेडिकल कंडीशन में रिप्लेस किया गया। डीएसएम 5 जो होते हैं उसके अंदर आईसीडी का 10 वर्जन इंक्लूड है। मेंटल रिटार्डेशन हैज बीन चेंज टू इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज। उसके बाद आगे भी काफी ज्यादा डिसऑर्डर्स बताए हुए हैं। फिर सिंगल कंडीशन कार्ड ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर्स, लर्निंग डिसऑर्डर्स कंबाइंड डीएसएम 4, डायग्नोसिस ऑफ रीडिंग डिसऑर्डर्स। मतलब इसमें समझने वाली कोई चीज नहीं है, जस्ट नाम से जिन्हें आपने याद रखना है कि डीएसएम 4 में क्या था और डीएसएम 5 इसको चेंज करके क्या लाया गया। तो ये आप लोग पढ़ेंगे तो आप लोगों को क्लियरली इसकी समझ आ जाएगी सारा। मैं आपको ये सारा नहीं पढ़ाने वाली, सिंपल नाम लिखे हुए हैं। सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी, इसमें भी चेंजिंग्स आई। उसके बाद व्हाट इज आईसीडी, आईसीडी के बारे में मैंने आपको ऊपर बता दिया कि इसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया था और इसका 10th वर्जन आया है और इसमें बहुत ज़्यादा चेंजिंग्स होती नहीं साथ साथ। और आईसीडी जो है इसको मेडिकल फील्ड में इस्तेमाल किया जाता है, जबकि जो डीएसएम 5 है इसको साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट जो है वो डायग्नोसिस पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और आईसीडी 10th जो है इस प्रिंटेड इन 3 वॉल्यूम सेट, 3 वॉल्यूम सेट में इसको प्रिंट किया गया है। अल्फा न्यूमेरिक कैटेगरीज ये रखता है और इट है इन द लाटेस्ट वर्जन ऑफ डीएसएम 5। कोड्स आर फ्रॉम आईसीडी 10, जो आईसीडी 10 के जो कोड्स हैं उन्हें इस्तेमाल किया गया है डीएसएम 5 के लाटेस्ट वर्जन में। तो ये हमारा लेसन नंबर 3 था, जिसका कंसेप्ट क्लियर करने की पूरी कोशिश की और बहुत इजी भी था। फिर भी कुछ समझ नहीं आता आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। लास्ट में फिर वही रिक्वेस्ट, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।